आज इस खंड में हम 4 कहानी की आलोचना करेंगे। एक तो मराठी भाषा की कहानी विद्रोह, और चरंगुन मेरे कोंकणी कहानी है। चिता एक गुजराती कहानी और एक राजस्थानी कहानी है दूजो कबीर। इन भाषाओं की कहानी के बारे में पढ़ने के साथ साथ इन भाषा के कहानीकारों को हम जान सकेंगे और कहानी के विकास के बारे में हमने चर्चा तो कर चुका है भारतीय भाषाओं के बारे में। तो आज की क्लास शुरू करते हैं विद्रोह कहानी के विश्लेषण से। तो मराठी भाषा में जो विशेषता देखी गई सर्वप्रथम वो ये है कि दलित साहित्य का मराठी भाषा में ही हुआ। गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले या फिर डॉक्टर अंबेडकर के विचार, दर्शन एवं आंदोलन के परिणाम स्वरूप साहित्य का मुख्य केंद्र था दलित जीवन का संघर्ष, दलितों की पीड़ा। तो इन लेखकों ने बहुत अच्छी तरह से ही दलित विमर्श के बारे में चर्चा की, दलित के जीवन के बारे में, दलित साहित्य के को परंपरागत ढंग से उनकी किस तरह से जीवन संघर्ष हो या फिर उनके जीवन की जो त्रासदी है, जीवन से संबंधित संवेदनाएं, विद्रोह, उन सब को बयां किया गया है मराठी साहित्य में। तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं विद्रोह कहानी के लेखक हैं बाबूराव बागुल। और विद्रोह कहानी इनका एक चर्चित कहानी संग्रह है। जब मैंने जाति छुपाई कहानी संग्रह से ली गई है विद्रोह कहानी। तो लेखक गरीबी से गुजर रहा, भाग्य से जो मारे हुए हैं उनकी पीड़ा का चित्रण किस प्रकार से केवल मनुष्य होने का बोझ अपने सिर पर ढो रहे हैं उसको दिखाया। दलित साहित्य में अगर देखोगे तो उसमें दलितों पर हो रहे अत्याचार, अमानवीय व्यवहार और विभिन्न प्रकार की जो विसंगतियां हैं समाज में वो देखने को मिल सकता है। तो दलित साहित्य में बाबूराव बागुल जी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दलित साहित्य आंदोलन की पहली पीढ़ी के लेखक हैं बाबूराव बागुल। जिन्होंने दलित जीवन की वेदना को प्रस्तुत किया है। और बाबूराव बागुल जी दलित पैंथर आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में सहभागिता भी निभाई थी। इसीलिए जो है ये एक आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसीलिए इनके कहानियों में भी क्रांति का स्वर उभर कर आता है। क्योंकि बाबूराव बागुल जी ने दलित जीवन के सभी आयामों को करीब से जिया है, उन्होंने भोगा है। उनकी रचनाओं में अपना भोगा हुआ पल ही देखने को मिलता है। बाबूराव बागुल जी को दलित साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में 1930 को हुआ था। जब 10 क्लास पास करने के बाद उन्होंने कई जगह पर मजदूरी की। इस जगह मजदूरी करने के साथ साथ लिखते भी थे। कई मराठी पत्रिकाओं में इनकी कहानियां प्रकाशित होती थी। तो मराठी
पाठकों की ओर इनका ध्यान आकर्षित हुआ। और 1963 में इनका पहला कहानी संग्रह जब छपा, जब मैंने जाति छुपाई, उसी में से ली गई ये कहानी है। ये कहानी छपते ही मराठी साहित्य में एक हलचल मच गई, क्योंकि इसमें समाज की कटु सच्चाइयों का वर्णन था। इस प्रकार उन्होंने दलित साहित्य को एक नई गति प्रदान की। और आजकल के आलोचक तो इसे दलित साहित्य का महाकाव्य मानते हैं, जो इनका कहानी संग्रह था जब मैंने जाति छुपाई। इस कहानी संग्रह के बाद लेखक के और काव्य संग्रह आकार प्रकाशित हुआ, उससे वह चर्चा में आ गए और इन्हें आज के युग में इस कहानी संग्रह को दलित साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। 1970 में उन्हें हरिनारायण आप्टे पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये जो लिखते हैं, मार्क्स के आधार पर जो शोषण हो रहा है, समाज संरचना का बहिष्कार करते हैं कि समता मूलक समाज हो, सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए, इस तरह से ये बताते हैं। ये किसी तरह से समाज में विषमता ना आए, किसी तरह का पक्षपात ना हो, यह बात कहते हैं। तो इनकी कहानी विद्रोह कहानी के बारे में जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत प्रभु के घर से होती है, प्रभु नामक नायक के घर से। प्रभु ने 2 साल पहले अपने बेटे की नौकरी के लिए एक अर्जी भेजी थी, जिसका जवाब अब आया है। 2 साल पहले नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिखा था और जवाब आ रहा है आज। प्रभु का जो बेटा है वो जय 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और जो इस भंगी की नौकरी के खिलाफ सख्त है, परंतु उसके माता पिता चाहते हैं कि वो नौकरी करे। सब उस पर गुस्सा होते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और प्रभु की अंतिम घड़ी नजदीक है, वो खाट पर पड़ा हुआ है। लेकिन जब वो पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता है, जबरदस्ती लादी गई भंगी की नौकरी वो नहीं करना चाहता है, बल्कि वो पढ़ लिख कर सेक्रेटिस की तरह, सुकरात की तरह समाज में जो ये अमानवीय प्रथा, जैसे अस्पृश्यता, जो भेदभाव, जो छुआछूत की भावना है, उसको नाश करना चाहता है। इसीलिए वो निरंतर तीक्ष्ण शब्दों का आक्रोश, गुस्से से तर्क पर तर्क अपने परिवार के सामने रखता जा रहा है। प्रभु को इस बात की चिंता खाई जा रही है कि उसके मरने के बाद घर का बोझ कौन संभालेगा। मेरी अब लास्ट स्थिति आ गई है, अब घर का बोझ कौन संभालेगा। इसीलिए प्रभु लगातार जय को समझाने की कोशिश करता है कि ये नौकरी उसके लिए कितनी जरूरी है। बेटा नौकरी कर ले। लेकिन बेटा क्या कहता है, यदि पापा मुझसे अगर भंगी की नौकरी करवानी थी तो मेरे मन में स्वाभिमान का दिया क्यों जलाया। भंगी की नौकरी तो बिना पढ़े लिखे भी करी जा सकती है। पर प्रभु जय को धर्म का, गरीबी का, जाति का, सभी का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, परंतु जय के ऊपर प्रभु की बातों का कोई असर नहीं होता है। जय जवाब देता है कि वो स्कूल छोड़ सकता है, चोरी डकैती करने के लिए तैयार है, पर भंगी की नौकरी नहीं करेगा वो। जब जो जय के अंदर ये भावनाएं उठ रही है, प्रभु समझ सक रहा है इस बात को, किंतु उसे कोई और चारा ही नजर नहीं आता। वो कहता है कि तुझे अपनी मां से इस प्रकार पेश नहीं आना चाहिए। तो कभी उसे रास्ते में मां कहकर नहीं पुकारता। मां के साथ तो कहीं पर आता जाता नहीं है, बेचारी रोज रोती है, कुड़ती है तेरी मां। उसे मातृत्व भोगने दे बेटा, मां की तरह पेश आया कर मां से।
जब ये सच्चाई सुनकर जय पश्चाताप से भर जाता है और जैसे ही भानी यानी उसकी मां उसके सामने आती है तो उसके पैरों में गिर पड़ता है और क्षमा याचना करता है कि मां मुझे क्षमा कर दे। अपने रवैये से मैं शर्मिंदा होकर अपनी मां को लेकर नौकरी के लिए चल देता है। कहानी के बीच में मध्य में जब भानी अपने बेटे को लेकर नौकरी के लिए ऑफिस पहुंचती है तो काम जो बांटने वाला क्रिश्चियन साहब था ना, मुकादम ठेकेदार जो था, ठेकेदार को बुलाकर ऑफिसर ने ठेकेदार को बुलाया और जय को कूड़ा ढोने वाली ठेला गाड़ी पकड़ा दी। ये देखकर भानी सन्न हो गई, क्योंकि भानी ने बड़े साहब से काफी सिफारिश कर रखी थी कि उसके बेटे को गंदगी साफ करने का काम नहीं दिया जाए। और यही बात क्रिश्चियन साहब को भी बतानी थी कि मेरा बेटा जो है जय 10 क्लास में पढ़ता है। किंतु क्रिश्चियन साहब का कहना है कि जय है तो मेहतर ही ना, आया है तो मेहतरी के लिए ही। तो कहानी में जो कंक्लूजन है, जय चुपचाप ठेकेदार के साथ चलने लगता है, भानी भी साथ साथ चलती है। भानी को उसके अंदर आत्मक्लेश भर जाता है, गला सूख जाता है, हृदय छलनी हो रहा होता है। ठेकेदार उनको घाटकोपर के एक विभाग में ले जाता है जहां पर एक विशाल जनसंख्या के लिए 32 शौचालय है। वहां रुककर ठेकेदार जय को बताता है कि उसका काम क्या है, शौचालय में रखे गए मेले के डिब्बे को उठाकर मेला ढोने वाली गाड़ी में डालना है और इन शौचालय की खूब सफाई करनी है। और यदि सफाई ठीक से नहीं करेगा ना तो नौकरी तो उससे छीन ली जाएगी। और वहां का माहौल इतना गंदा होता है कि जय के मन में विद्रोह और ज्वलंत और हो उठता है। और जय की मां भानी जो पश्चाताप की आग में जल रही है, वह जय को ये गंदा काम करने से मना करने लगती है, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग उसके पढ़े लिखे बेटे पर से इतना घिनौना काम कराएंगे। तभी वहां पर मेला ढोकर ले जाने वाली गाड़ी आकर रुकती है और जय शौचालय की सकरी गली में घुस जाता है। लेकिन 32 शौचालय की भयंकर दुर्गंध से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वहां पर गंदगी फैली है, किलबिलाते कीड़े, खून से सने कपड़े और कपास के गोले आदि देखकर उसका मन जुगुप्सा से घृणा से भर उठता है। उसके मन में उथल पुथल और तेज हो जाती है। इतने में गाड़ी वान उसे कहता है कि जल्दी जल्दी काम कर। जय की हालत देखकर पत्थर की तरह जड़ हो चुकी जो भानी जय के करीब जाकर उसके हाथ से मेले डिब्बा छीनने का प्रयत्न करती है और गिर जाती है, जिससे उसकी उंगलियां और बदन मेले से लथपथ हो जाता है। तभी गाड़ीवान आगे बढ़कर भानी को सहारा देता है और जय को घृणा से बेवकूफ कहता है। और इस शब्द से जय का रोम रोम से निकलता है विद्रोह। उसके मन का जो विद्रोह की भावना है, यही कहानी का शीर्षक है, विद्रोह। और उग्र हो जाता है और वो गाड़ीवान पर टूट पड़ता है। गाड़ीवान सहायता के लिए चिल्लाता है। आसपास काम करने वाले भैये भी वहां एकत्रित हो जाते हैं। दो मेहतरों के बीच की लड़ाई को वे इसलिए नहीं रोकते कि वे अछूत न हो जाए, सारा गांव का मेला उन्हें न लग जाए। जय और गाड़ीवान एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर है। जब गाड़ीवान लाश की तरह निर्जीव होकर गिर जाता है, तब जय के भीतर का आवेश खत्म होता है और वो रोता हुआ अपनी माँ के लिए माफी मांगता है, अपने किए की माफी मांगता है माँ से कि माँ, जो लोग आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, वे जय के अंतःकरण में भड़क रहे विद्रोह का एहसास नहीं कर पा रहे थे कि आज क्यों इतना विद्रोह हुआ इसमें। अगर देखोगे तो कहानी में जो वर्चस्ववादी शक्ति है, जो सत्ता पर स्थित है,
उन्हीं के द्वारा जो है यह किया गया है। तो मुक्ति संघर्ष की चेतना पर आधारित कहानी है। मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कहानी का जो मुख्य पात्र है जय, उसके विद्रोह को दिखाया गया, किस तरह वो तिरस्कार, अपमान, घृणा, द्वेष के खिलाफ लड़ना चाहता है। उसके रोम रोम में समाज में बदलाव लाने का जज्बा भारी भरा हुआ है। लेकिन जो सदियों से चली आ रही है ना, अतर्कित रूढ़ियों पर ध्वस्त करने पर आदेश है। जैसे उसने कहा कि भंगी के लड़के को भंगी की नौकरी करनी चाहिए, ऐसा किसने कहा है? तो ये जय का विद्रोह ही है। एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसे मालूम है कि संविधान में हमें अपनी इच्छा से काम चुनने और करने की आजादी है। वो तो सुकरात की तरह बनना चाहता था। कहानी में जाहिर है कि ये गरीबी शोषण का कारण है। गरीबी था इसीलिए इस तरह की व्यवस्था हुई, गरीब था। तो कहानी में जो विभिन्न प्रकार के विचार आए हैं, हम देख सकते हैं कि समाज में जो प्रचलित जातिवाद और दलित शोषण और मुक्ति संघर्ष की अभिव्यक्ति है विद्रोह कहानी। तो बाबूराव बगुल जी ने एक और तो समाज की जो जड़वादी मानसिकता की ओर आलोचना की है, वहीं दलितों में पैदा हुए आत्मसम्मान की जो भावना है, ज्ञान और संघर्ष को दिखाया है। भारतीय समाज की संरचना बना हुआ ही ऐसा है कि जातिवादी व्यवस्था चली आ रही है। समय के अनुसार इस परंपरा और संरचना में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि आज वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास के कारण लोगों का रहन सहन में तो बदलाव आ गया, पर सोच वैसी ही बनी हुई है। जिसके कारण समाज के आधार पर अगर हम कहें तो जातिवाद वह दानव है। भारतीय व्यक्ति के मन में इस तरह घर कर गया है कि दलित व्यक्ति चाहे जितनी भी उन्नति कर ले, वो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ जाए, लेकिन जाति के आधार पर हमेशा उसका शोषण ही किया जाता है। भारतीय समाज में अगर कोई दलित पढ़ लिख लेता है तो उसे समाज का कटाक्ष सहना पड़ता है। जब जब बड़े साहब के पास जाता है तो बड़ा साहब बड़ी छोटी बात कहता है। जय 10वीं में पढ़ता है तो क्या हुआ, मेहतर ही और आया भी मेहतरी के लिए, किस तरह कहा वो क्रिश्चियन साहब ने। ये सदियों से जो चली आ रही परंपरा को ना, संरचना को बदलने की आवश्यकता है। तो कहानी में जो जातिवाद के आधार पर परिवार की चित्रित जो व्यवस्था दिखाया गया, हम देखें कि सरकारी अफसर या कार्यस्थल में किस प्रकार जातिवाद के नाम पर शोषण होता है, उसको दलित साहित्य में बाबूराव बगुल जी ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। कहानी हाँ जी सुजाता जी। अरे इसमें ये जो क्वेश्चन है कि गैर दलित लेखक और दलित कहानीकार रचित, इसमें असामान्यताएं और समानताएं देखने को जो मिलती हैं, उसमें असामान्यताएं कौन सी होंगी? समानता तो हमें पता है कि सभी ने विद्रोह किया है, चाहे वो तो ठाकुर का कुआं हो या कोई और कहानी हो। कल मैंने तलाश कहानी भी पढ़ी थी, जिसके अंदर वो बाबू मना कर देते हैं कि नहीं मैं तो खाना इसी से बनवाऊंगा या मैं तो इसी से झाड़ू पोछा कराऊंगा। तो विद्रोह तो दिखाए, लेकिन असमानताएं जो है गैर दलित लेखकों और जो हाँ दलित सुनो, कहानीकार हैं, तो वो क्या कैसे लिखेंगे उसको? जैसे गैर दलित जो होते हैं ना, वह उनकी पीड़ा को उतनी अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरों के रूप में देखते हैं। कि जबकि जब दलित कहानी स्वयं दलित कहानीकार लिखता है तो वो अपने भोगे हुए पलों को लिखता है, और अपने भोगे हुए पलों को वो बखूबी रूप से उस पीड़ा को जानता है। जिस तरह से आज विद्रोह कहानी में हम पढ़ रहे हैं, बाबूराव बिगुल जी ने वह जय के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने अंदर की विद्रोह भावना, जिस तरह से यहाँ पर कह रहा है कि उसकी माँ को वो माँ नहीं कहता था, क्यों नहीं कहता था, ये बात देखने के लिए आई। माँ को माँ क्यों नहीं कहता होगा? शायद उसकी माँ भी वही काम करती होगी ना।
तो वो कहीं ना कहीं जो इसकी विद्रोह की भावना है, हम जय में देखते हैं, क्योंकि दलित कहानी लेखक हैं, ये दलित हैं खुद, तो इन्होंने अपना भोगा हुआ पल के बारे में बताया है। और ये थोड़ी ज्यादा पैथेटिक हो सकती है कहानी, क्योंकि कहानी में सजीवता लाने के लिए या कहानी में जो है प्रमाणिकता लाने के लिए भी जो है कहानी कहीं ना कहीं अत्यधिक मार्मिक बन पड़ती है। असमानता यही है कि वो लोग जो है अपने भोगे हुए पल को लिखते हैं जो दलित होते हैं, और जो दलित नहीं है वो सिर्फ अनुमान के आधार पर लिखते हैं, पर वो कहानी उतनी मार्मिक नहीं बन सकती है। जैसे ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी ने लिखा था, उसमें भी समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बारे में बताई गई थी, पर उनकी मानसिकता के बारे में हमें पता नहीं चला, सिर्फ जो है समाज की मानसिकता के बारे में पता चला। मानसिकता का जो बदलाव है ना, देखो जैसे आज मानसिकता विद्रोह कहानी में जय की मानसिकता के बारे में आपको पता चल रहा है, और किसकी मानसिकता में, जय की माँ की मानसिकता के बारे में भी पता चल रहा है। वो बहुत रिक्वेस्ट की थी बाबुओं से कि मेरा बेटा 10th पढ़ा हुआ है, कहीं उसको थोड़ा दूसरा काम दीजिए। और ठाकुर का कुआं में क्या होता था, उसमें उनकी मानसिकता नहीं देखने को मिलती थी, सिर्फ लेखक अपने मन से जो विचारता था वही देखता था। समझी सुजाता जी जी? सर, जी सर, जी सर, हाँ, उन्होंने हाँ वही ऐसे ही, बताया, समाज को लेके बताया। हाँ जैसे ऐसे ही और एक क्वेश्चन स्त्री लेखक में भी आता है, जैसे ये गैर दलित लेखकों द्वारा कहानियों में एक दलित कहानीकार द्वारा रचित चित्रों की क्या क्या समानताएं और असमानताएं देखने को मिलती है। इसी तरह जो है एक जो है स्त्री लिखती है अपनी पीड़ा को, तो वो बहुत जो है मार्मिक बन जाती है। और वही नारी की पीड़ा को अगर और कोई लिखता है तो वो उतनी प्रधान नहीं बन सकती, क्योंकि नारी अपने भोगे हुए पलों को दिखाती है। जिस तरह से यही सच है कहानी हमने पढ़ी थी मन्नू भंडारी जी की, और भी कहानियां हैं मन्नू भंडारी जी को, वो मन्नू भंडारी जी की अपनी भोगी हुई है, बस नाम मेंशन नहीं करती है मन्नू भंडारी जी अपना, कहीं ना कहीं अपने भोगे हुए पलों को वो व्यक्त करती है, और कहां कहां पर उसे प्रॉब्लम हो रही है वो कहानी के माध्यम से दिखाना चाहती है। नारी संबंधी लेखकों में भी इस तरह का प्रश्न आता है। जी ठीक सर, है ठीक है सुजाता जी? सर, ठीक है। ठीक है। तो अगली कहानी है और एक चरगुन मेरे, तो इसके विषय में जाते हैं हम। कोंकणी कहानी है, मराठी से रिलेटेड ही कोंकणी एक भाषा है जो गोवा में बोली जाती है। इसकी लेखिका है मीना काकोडकर। कोंकणी की फेमस कहानीकार, महिला कथाकार। इनके कहानी संग्रह है डोगर चनवला और सपन फूला, ये बहुत फेमस हुई, और बच्चों पर आधारित नाटक भी इन्होंने लिखे थे। और ये जो कहानी है और चुनमुन मेरे भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चों की जो मनोवृत्ति है, बच्चों की जो मन की भावनाएं हैं, उस पर आधारित ये कहानी लेखिका मीना जी ने लिखा है। तो कहानी में हम देख सकेंगे एक संतानहीन माँ या मातृहीन बच्चे और गांव के जीवन को बखूबी रूप से लेखिका ने लिखाया है। तो कोंकणी कहानी की लेखिका हैं मीना जी। इनके अलावा महिला कथाकार मीना काकोडकर के अलावा कोंकणी कहानी में और भी महिला कथाकार है, शीला कोलामकर, जयमाला दनाई, लहमा नाइक इत्यादि। तो शीला कोलामकर का नाम थोड़ा अलग है, क्योंकि ये प्रमुख कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में जो प्रकृति के प्रति जो एक लगाव है वो देखने को मिलता है, और अपने चारों ओर की वे दुनिया को वे एक बच्चे की नजर से कभी कभार देखती है। मैगी बोलकर भी इनकी एक छोटी सी कहानी थी, मैगी शीर्षक कहानी। तो इसमें एक छोटी सी लड़की है जिसके घर और तथा स्कूल में उपेक्षा होती है, इसीलिए वो काल्पनिक दुनिया का सृजन करती है जहां उसे प्रेम तथा सम्मान प्राप्त होने की कल्पना हो। तो इस तरह बहुत सारी महिला कथाकार हैं कोंकणी साहित्य में। तो उन्होंने अपने अपने
प्रतिभा दिखाया है कोंकणी। तो हम देखेंगे अब इनकी जो कहानी था, और चिरंगुन मेरे, एक हृदय विदारक कहानी है ये, जिसमें निसंतान माता का ममत्व बोध है कि वो अपने भतीजे को उसकी माँ की मृत्यु के बाद अपने पास ले आती है और हृदय का संपूर्ण ममत्व उस पर उड़ेल देती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वो लड़का अपनी मौसी को दुख के दरिया में धकेल कर वहां लौट जाता है जहां से वो आया हुआ था, तो निसंतान माता का जो दुख है, उसके हृदय की जो पीड़ा है, उसको लेखिका ने बहुत सुंदर ढंग से कहानी में दिखाया है। तो वही निसंतान माता का जो दुख है उसको हम देख रहे हैं कहानी में कि किस तरह से लेखिका बता रही हैं कि भारतीय समाज में सदियों से जो है निसंतान माता को अभिशप्त माना जाता है, और कभी कभी तो इन्हें किस तरह से कहा जाता है, कुल की कलंकिनी या पिशाचिनी। बच्चा होता है, मां बनती है तो जीवन की सार्थकता है, ऐसा माना जाता है समाज में। तो इस कहानी में भी मौसी के माध्यम से माता न बन पाने की जो यंत्रणा को रूपायित किया गया है, यानी भारतीय नारी की ममता ही उसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। मौसी उस ममता को अपनी दीदी के बेटे पर दोनों हाथ से लुटाती है। मात्रहीन बच्चे पर दया दिखाकर वो अपने पास ले आती है, उसे बहुत सुख सुविधा देती है कि कहीं लड़के का मन उब न जाए, इसके ख्याल करते हुए अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर उसके साथ खेलती है। मौसी के साथ खेलने में बच्चे को भी बहुत मजा आता था। मैं ठगा भी लूं तो मौसी की कुछ समझ में नहीं आती था, पूरे अंटे मेरे हो जाते थे, ये मुझे गोद में बिठाकर बड़ा होशियार है, मेरा राजा बेटा है, ऐसे कहकर हंसती थी। तो ये जो कहानी में दिया गया लाइन, इससे हमें पता चल जाता है कि मौसी कितनी सीधी सादी भोली भाली थी, सहज हृदय की थी। तो उसने अपनी ओर से बच्चे की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखी। बच्चे के साथ रहकर तो उसे मानो सारे स्वर्गीय सुख प्राप्त हो गए। स्कूल जब भेजती थी तो आंगन में खड़ी होकर देखती थी, बच्चे के लालन पालन में, उसके खेल कूद में, सभी तरह से मौसी ने जो है मां का प्यार दिया। उसने भुला दिया था कि बच्चा अपना नहीं, उसकी दीदी का है। मां को भी जो है फील हो रहा था कि ये मेरा बच्चा है। पर मौसी अपने मातृत्व को लेकर काफी चिंतित रहती थी। छोटी से छोटी घटना से लेकर वो थोड़ा आशंका करती थी कि रोज बच्चे स्कूल जाते समय मोड़ पर आम के पेड़ के पास पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा करता है और हाथ हिलाया भी करता था। इस पर मौसी बहुत खुश होती थी। और बच्चों के मन का जो आचरण है, तो कभी कभी हाथ हिलाना भूल भी जाते हैं बच्चे। इससे मौसी बिल्कुल दुखी हो जाती थी। उसके मन में विभिन्न प्रकार की शंका आती थी। तो बच्चा रघु स्कूल से लौटा तो था, हाथ न हिलाने का कारण पूछती है कि बेटा आज तूने टाटा बाय बाय क्यों नहीं किया। तो कहानीकार ने मौसी के से माध्यम से कहलवाया है कि ऐसे कैसे भूल गया, तुझे तो मुझसे अपनापन ही नहीं है, मैं ही हूं जो तुझ पर जान देती हूं। इतने में ही मौसी की आंखें भर आई। दरअसल मौसी का जो ये कथन है वह मां का ममत्व भुला हुआ है, उसमें मां की ममता है, ये मीठी शिकायत है तो प्यार का इजहार भी। ध्यान से देखा जाए तो अपने अंदर जो है मातृत्व को लेकर कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव भी है कि बेटा तू क्यों भूल गया आज मुझे टाटा करना, स्कूल गया था। इसलिए उस रात को रघु को मौसी ने चिरंगुन की कहानी सुनाई थी। इस तरह की कहानियां लोक कथा के रूप में सदियों से चली आ रही थी, और जो कहानी में उपकहानी मूल कथा में तीव्रता प्रदान करती है। चिरंगुन जो है और मौसी की कहानी के माध्यम से रघु और मौसी की कहानी है। चिरंगुन को मौसी की यंत्रणा, रघु की मौसी की यंत्रणा बनकर प्रकट होती है। प्रासंगिक कथा बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उसमें पैनापन है, वो पूरी तरह से मार्मिक है, उसमें हृदय द्रवित करने वाली है। यानी पक्षी का जो छोटा बच्चा होता है उसकी कहानी
फिर भी लेखक यहाँ पर कहता है, उसका थोड़ा बता रहे हैं कहानी की, चिरंगुन की कहानी। एक था चिरंगुन एकदम नन्हा सा, एक दिन उसकी मां मर गई, चिरंगुन अकेला घोंसले में रह गया। एक मौसी थी, उसने बड़ी ममता से उसे पंखे तले सहारा दिया, पाला पोसा। चिरंगुन की मौसी उसका पालन पोषण करने लगी। मौसी उसे बहुत प्यार करती थी, वो उसे अपना बच्चा समझती थी। मौसी ने उसने उड़ना सिखाया, बच्चे ने पंख फैलाए, वो अकड़ से उड़ने लगा। मौसी खुशी से फूली न समाई। एक दिन चिरंगुन घोंसले से बाहर निकला, उड़कर दूर दूर चला गया, पर मौसी तो चिरंगुन को भूल न सकी। वह उसकी राह देखती रही और चिरंगुन की याद में मौसी घोंसले में रोती रही। यानी ये बात वही है, मौसी अपनी बीती बात सुना रही, अपनी आप बीती की मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। चिरंगुन की मौसी की कहानी एक बहाना है अपने दास्ता सुनाने का। वो मुई थी बड़ी बदनसीब, बदनसीब का कारण है निसंतान होना। लोक कथा में रघु की मौसी ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। चिरंगुन तो उड़कर चला गया, चिरंगुन वापस आ सकता था, आ सकता है। हृदय की प्यास और ममत्व की भूख मिट सकती है, क्योंकि विभिन्न निराशा और यंत्रणाओं के बीच आशा और आनंद का संधान करना यह भारतीय दर्शन है और भारतीयता का मूल मंत्र भी है। चिरंगुन की कहानी सुनते समय मौसी का रोना कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक भी है कि मौसी का हृदय किसी कोने में विरह की आशंका से घनीभूत हो रहा है। दूर होने के कारण बच्चे से दूर हो गई, तो उसे जो है आज पीड़ा हो रही है। तो मौसी की स्थिति वैसी न हो जाए जैसे चिरंगुन की मौसी की थी। तभी तो कहानीकार ने लिखा है कि कहानी सुनाते सुनाते मौसी खुद रोने लगी, उसका रोना देखकर मैं भी रोने लगी। मौसी ने मुझे गोद में लिटाया और थपथपाते हुए धीमे स्वर में गाने लगी, ओरे चिरंगन मेरे कब आएगा तू, प्यार करती हूं तुमसे मैं पर भूल गया रे तू। तो मौसी ने जो पराये को पूर्ण तरह से अपना बना लिया, तो ममत्व के मातृत्व को भर दिया, उसको सदमा पहुंचा है। इस तरह से कह सकते हैं कि वज्राघात होता है कि रघु को लेने उसका पिता अचानक आ गया, इस बात पर कि रघु को लेने आया हूं, मौसी को काटो तो खून ली। मौसी की कहानीकार के शब्दों में, मौसी के हाथ का सूप जमीन पर गिर पड़ा, उसमें चावल सब जगह बिखर गए। मौसी बिल्कुल गई भी थी, सूप भी ठीक तरह पकड़ना नहीं थी। अंततः कहा जा सकता है कि इस कहानी में मीना जी ने किस तरह से निसंतान मात्र हृदय की त्रासदी स्थिति जो है, नारी जीवन की जो है ट्रेजेडी, उसको बहुत ही मर्म स्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। तो ये तो हुई माँ की स्थिति, और मातृहीन बच्चे की स्थितियां कैसी होती है, बच्चा कैसा होगा। तो जो ओरे चुरमुन मेरे कहानी की जो प्रथम पंक्ति, माँ के मृत्यु के 2 दिन ही गुजरे थे और बच्चे का नाम है रघु, 8 साल का था। तो बच्चे के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है, पिता से उतना लगाव नहीं होता है। मातृहीन बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है माँ की यादें, माँ की यादों में डूबा रहना, माँ के साथ बिताए हुए वो एक एक पल। भले ही रघु पड़ोस की सुरंग की गोद में हो अथवा पिता के बगल, उसे माँ तो याद आती होगी ना। वर्तमान से करता तो होगा ना, जो बच्चा है पिताजी को माँ की याद में रोते हुए देखकर बच्चे का रोना भी स्वाभाविक है। पिताजी उसे सहलाते और रघु अपनी माँ के सहलाने की याद आती है। अगर माँ से भी अधिक प्रेम मौसी बच्चे को करे तो क्या मौसी माँ बन सकती है? बच्चे के लिए माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। माँ ही माँ होती है और मौसी मौसी ही रहती है। मौसी प्यारी होती है, लेकिन गाली गलौज मार पीट डांट फटकार के बावजूद बच्चे के लिए माँ सर्वाधिक प्यारी होती है। तो ये बाल सुलभ भावनाएं जो है बहुत जगह पर कहानी में लिखी जा सकती है। जो बच्चा कहता है कि मौसी के कपड़ों से फूलों की सी खुशबू आ रही है, माँ के कपड़े में तो हमेशा धुएं की गंध आती थी। मेरा मन चाहा कि मौसी के कपड़े से धुएं की गंध आती तो कितना अच्छा होता। देखो धुएं की गंध भी जो है बच्चे को अच्छी लग रही है, पर सेंट
अच्छा नहीं लग रहा मौसी? मौसी जरा भी माँ जैसी क्यों नहीं दिखती? मेरी माँ तो सांवली थी, मेरी मौसी गोरी है। गोरी पसंद नहीं है उसे, काली ही पसंद थी, पर माँ है। मौसी तो सुरसुर कर रस्सी खींच के सागर के कुएं पर पानी निकाल कर मेरे पे उंडेल देती है और मेरे शरीर में साबुन लगाती है। मैं घर पर अकेला नहा लेता था, पर माँ ने मुझे कभी नहलाने ही नहीं दिया। अब मैं क्या नन्हा सा बच्चा था, पर मौसी सुने तब न। तो ये जो बाल सुलभ जो भावनाएं हैं, बाल मनोविज्ञान का चित्रण जो लेखिका मीना जी ने किया है, वो बहुत ही बखूबी रूप से मीना काकोडर ने मनोवैज्ञानिक कथाओं की जो सफल लेखिका है, उन्होंने बाल मनोविज्ञान की परत दर परत जो है किस तरह मात्रहीन बच्चे के मनोविज्ञान का सफल रूपायन करने वाली कहानी है। और ये चुरमुन मेरे कहानी में बहुत ही सहज और सुलभ ढंग से सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखिका ने भारतीय समाज में संतानहीन माता की मन स्थितियों को प्रस्तुत किया है। कहानी में मौसी और रघु के माध्यम से। तो इस तरह से फिर अगली कहानी है चिता, जो गुजराती कहानी है, उसकी चर्चा करते हैं। रघुवीर चौधरी की कहानी चिता। गुजरात के एक छोटे से गांव बापूपीरा में एक किसान परिवार में जन्मे हुए गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी थे रघुवीर चौधरी जी, और गुजराती साहित्य जगत में प्रतिष्ठा पा चुके। इनका पहला उपन्यास था पूर्व राग, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। कविता भी इन्होंने लिखी, तमसा, बहेता, नाटक लिखे अशोक वन। कहानी है आकस्मिक स्पर्श, गैर समझ, बाहर कोई छे, नंदी ग्रह, अतिथि ग्रह आदि। इनकी बहुत सारी कहानी है। तो कहानी की ओर जाते हैं हम। कहानी चिता जो है, ये रघुवीर चौधरी जी की पहले दौर की कहानी है। ये सांस्कृतिक पत्रिका में प्रकाशित हुई कहानी, संस्कृति में। उसके बाद इनका जो पहला कहानी संग्रह था आकस्मिक स्पर्श में इसे जगह मिली। ग्रामीण परिवेश की कहानी। गुजराती में ग्रामीण परिवेश की कहानियों की एक लंबी परंपरा रही है, समृद्ध परंपरा रही है। जैसे ग्रामीण परिवेश को लिखने वाले और भी कहानीकार हैं, उमाशंकर जोशी, पन्नालाल पटेल, ईश्वर पेटिकर आदि। इनकी जो है मुख्य कहानियों का केंद्र रहा है ग्राम्य जीवन। तो चिता दाम्पत्य प्रेम की कहानी है। एक आकस्मिक दुर्घटना, गंडासा लगने से, टिटनेस के कारण पत्नी जो हेती की अकाल मृत्यु हो जाती है, और इस आघात से जीवन सत्वहीन बन गया है। वो स्वयं को इसका अपराधी मानता है। चिता की तरह उसके मन में भी आग सुलगती रहती है। वो ये जो दुर्घटना हुई उसके बारे में कह रहा है। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जीवन की निरस्ता और अपराध बोध को दिखाया है रघुवीर जी ने। ये कहानी में कुछ वर्णन है कि कहानी का आरंभ जो है पूस की एक ठंडी रात में जो है खेत में के अलाव में तप रहे जीवन से होती है। खेत के अलाव में जीवन तप रहा था। आग जो है राख में छिप गई है। राख की ऊपरी परत ठंडी हो जाए, ऐसी कातिल ठंड जो है मध्य रात्रि ठिठुर गई। जीवन जो है घुटनों पर सिर टिकाए बैठा हुआ है। जीवन उल्लू की आवाज द्वारा
खेत का पश्चिमी ठोर जीवन की पलकों का स्पर्श करने लगा। उसने उसको कौतूहल शून्य दृष्टि से देखा और ठंडी पड़ती जा रही है आग को अंत तक सुलगाए रखने, बचाए रखने के बारे में सोचने लगा। उसने एक लंबी फूंक मारी कि चिंगारियां उड़ने लगी। चिंगारियां उड़ती है, ऐसे ऐसे समय में जीवन विचारों में डूब जाता है। खेत में अलाव के पास घुटनों पर सिर टिकाए बैठे जीवन की उदासी के कारण को अव्यक्त रखकर कहानीकार क्या सोच रहा था वो खेत में अलाव के सामने, उसको नहीं बताया लेखक ने। कहानीकार ने एक युवा स्त्री की अपमृत्यु और शमशान के सुलगने का उल्लेख करता है। जीवन का चिता को चलते देख आना और लाश के अस्थि अवशेषों के बारे में सोचने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं निर्देश करती है कि जीवन का चिता से कुछ ना कुछ संबंध है। कहानी में देखेंगे तो कथाकार द्वारा जो जीवन की संपन्नता, शालीन व्यवहार, ग्रामवासियों की सदाशयता, 5 वर्ष की सुंदर बेटी रई आदि का उल्लेख किया जाता है। 7 वर्ष पहले विवाह, 5 वर्ष से जीवन का स्वयं रोटी बनाना, गांव वालों की विवाह करने की मीठी सलाह और उन्हें अपमानित करके जाने के लिए कहने का चित्रित व्यवहार किसी बड़ी दुर्घटना का ही संकेत देता है। सलाह सुनकर उन्हें खरी खरी सुनाने वाले जीवन की मन स्थिति इन शब्दों में प्रकट होती है। क्या समझते हैं सब लोग मुझे? और सब लोग नीचा मुंह करके चले गए थे। जीवन अपने घर की दहलीज पर अकेला खड़ा रह गया था। अपने घर से किसी को चले जाने के लिए कहने की घटना उसके जीवन में पहली बार घटी थी। पहली तो उसका घर अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध था। यहां तक किसी पूर्व दुर्घटना की आशंका तो होती थी, लेकिन कहानी में सस्पेंस बना रहता है। अलाव के पास बैठे जीवन का तो अब सो जाने का निर्णय, और फिर सपने में होती है। उसके संवाद द्वारा दुर्घटना को आंशिक रूप से प्रकट किया गया है। 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन में रागात्मक संबंध पर महागाथा लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर संकेतों के माध्यम से अपराध बोध, ग्लानि और दाम्पत्य प्रेम की दृढ़ता जैसे भाव प्रकट हुए हैं। कुछ संवादों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोगों की बात सच थी। कौन सी बात? किंतु भूत बन गई है। तुम सचमुच ऐसा मानते हो? मैं भला भूत बन सकती हूँ? हाँ, बन सकती है। मरने वालों की वेदना इसी तरह छाया बनकर भटकती रहती है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है, भूत नहीं बनी हूं, कुछ नहीं बनी हूं। कसाई, तू भी ऐसा ही समझती होगी। तो ये गांव, ये जो संवाद आए हैं, सारा गांव भले ही कहे पर तू वही कहेगी, मुझे क्या पता गंडासे की जरा सी चोट तुझे खा जाएगी और मैं बेसहारा हो जाऊंगा। दोस्त तो मेरा ही था, लेकिन अब क्या हो सकता है। गुस्से ही गुस्से में मैंने दूध शक्कर पी लिया और बात छिपाए पड़ी रही थी। इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब दूसरा ब्याह कर लो, दुखी मत हो। क्या कहा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तुमसे वचन लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये कहानी के माध्यम से छोटे छोटे संवाद हैं, उसमें हम देख सकते हैं कहानी में कितना मर्म छिपा हुआ है। कहानी के इन सब संवादों के द्वारा जो वर्णना की गई है, उसमें खेत है, चिता है, पूस की रात है, अलाव है, जो फ्लैशबैक शैली बताई गई। फिर से जो है कहानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। ये कहानी पहले की ओर फिर चली जाती है, फर्स्ट की ओर। खेत में घर आए भरथरी का भजन सुनकर पूर्व जीवन का विषाद फिर से उसकी आंखों को नम कर देता है। बेटी का उसे रोते देखना और दायित्व में लगे रहते, फिर खेत की लौटने की प्रक्रिया, एक साथ उसकी व्याकुलता, वेदना, अपराध बोध और दायित्व को संश्लिष्ट रूप से व्यंजित करता है।
तो प्रमुख घटना और एक प्रमुख पात्र के माध्यम से किसान जीवन पर आधारित जो दाम्पत्य प्रेम की जो आधुनिक गुजराती कहानी है वह कहानी को बताया गया है। जो इसका मुख्य पात्र है जीवन, जो भारतीय जीवन शैली का वाहक है। छोटी सी घटना के द्वारा यह उसमें अपराध बोध की जो भावना आ गई है उसको दिखाना कहानीकार का मूल मकसद रहा है। तो रघुवीर चौधरी जी की जो चित्ता कहानी है इसमें जो विषय बताया गया दाम्पत्य प्रेम और अपराध बोध जो हो रहा है, जीवन को मानवीय संवेदना और मानवीय संदर्भ और मूल्यों को यहाँ पर महत्व दिया गया है। अगली कहानी है दूजो कबीर, राजस्थानी भाषा की कहानी। विजयदान देथा की कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन बने हुए हैं कृपया अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें। राजस्थानी कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले विजयदान देथा राजस्थानी कहानी नहीं हिंदी कहानी में भी एक महत्वपूर्ण लेखक है। लोक कथा पर इन्होंने जो शोध किया तो लोक तत्व इनकी कहानियों में बखूबी रूप से पाया जा सकता है। तो इनकी कहानी का जो कथानक है या शैली जो है थोड़ा इसीलिए अलग हो जाता है, लोक कथा की शैली में लिखी हुई है इसीलिए। इसी तरह दूजो कबीर कहानी का आरंभ भी लोक कथा की शैली में ही होता है। ये भारी भरकम पोथे कबीरा जाने जितने थोथे, लोक कथा। ये धर्म कर्म के पाथ पथ सारे, मल की चढ़ के ही गलियारी। ये तीरथ बिरथ के धाम, जिनसे अल्लाह बचाए राम। ये भाग भरम की शोभा, तोबा रे बापू तोबा। ये ऊंच नीच की बातें, अनंत कजियारी रातें। ये राव रंग के जाले, सरासर झूठ और काले। सूरज अग्नि पर ही मिटती रात, दिशा दिशा में स्वर्णित रात। तो ये वक्त तो मुताबिक ये बातें वर्षों पुरानी हैं कि हरियाली के बीच और हवा के झूले पर एक गांव बसा हुआ था। इस अंश में साफ तौर पर हम एक तरह से लोक तत्व का जो रहस्यमय कथा या काव्य शैली की तरह में लग रही है। ये जो लोक कथा है, लोकोक्तियां हैं, उससे हमें लग रहा है कि ये लोकगीत गाया जा रहा है। तो ये हमारे सामने कथा कहने की जो पारंपरिक एक नई दुनिया है लेखक की, जहां दार्शनिक मंतव्य अत्यंत आकर्षक सूक्तियों के द्वारा पाठक के सामने खुलता जाता है। हमने देखा कि भारी भारी पोथियों का थोतापन और धर्म के बाह्य आडंबर के प्रति जो है लेखक हिराकत व्यक्त करता है। सूरज उगने की बात, राजा और रंग की बात, हरियाली के बीच किस तरह से झूले में गांव बसा हुआ था। तो विजयदान देथा ने ये लोककथा शैली में जो कहानी लिखा है, तो कुछ प्रेमचंदीय शैली भी इसी तरह होती है, जिसमें पात्रों का परिचय कहानी के में उनके आने के क्रम में होता है। और इस कहानी का मुख्य पात्र है कबीर, जिसमें बहुत सारी विशेषताएं मौजूद हैं। वो उस झोपड़ी में बसने वाले का नाम तो है कुछ और ही था, पर गांव व इलाके के लोग उसे व्यंग ताने के बहाने कबीर के नाम से ही बतलाते थे।
अलाव के चारों ओर बैठकर कभी कभी उस बस्ती के लोग पुरजोर शब्दों में कहते थे कि किसी औरत की कोख से जन्म न लेकर यह कबीर कुकुर मुत्ते या नाग छतरी की तरह आप ही आप जमीन से उगा होगा। यह कबीर सिर्फ नाम से कबीर है, बल्कि कबीर की तरह जुलाहे का काम भी करता है। न सिर्फ इतना, बल्कि बातें एकदम उल्टी सिरफरी और बेहूदी बातें करता है। इसकी विशेषताओं से आप कबीर की वाणियों की उल्टबासी कहने का अर्थ से भी समझ सकते हैं। जमाना जो भी कहता हो या जैसे भी चल रहा हो, उसे गलत कहने वाला समाज की नजर में उल्टी बातें करने वाला ही समझे। बहरहाल कबीर के हाथ में हुनर बसा हुआ था। उसके हाथों के बुने हुए कालीन के फूलों पर भंवरे भ्रम से मंडराते थे, और कभी पके फलों से बुलावे में होते तो तोते चोंच मारते थे। कहने का मतलब है कि उसकी कारीगरी और उसकी जो इतनी बारीकी थी कारीगरी में, वास्तविकता भ्रम का पैदा करती थी। तो कबीर की कारीगरी ऐसी थी कि उसकी प्रसिद्धि सुगंध की तरह गांव तक ही सीमित नहीं रहकर जगह जगह फैल गई थी। इसी मोड़ पर हमारा परिचय कहानी के दो और कैरेक्टर है, जैसे उस रियासत के मालिक अर्थात राजा और उसकी बेटी इल्तफाकन राजा और राजकुमारी कबीर के गांव की एक तालाब किनारे पड़ाव डालते हैं, जो एक लोक कथा के तत्व के रूप में दिखाई गई है। खबर मिलते ही पूरा गांव राजा और राजकुमारी के दर्शन के लिए आ गया। तभी राजकुमारी को कबीर के बारे में सुनाई पड़ा। राजकुमारी ने उत्सुकता हुई और उसने कबीर के बारे में पूछताछ की, और उसने पूछा कि कबीर का गांव यही है क्या? राजकुमारी की उत्सुकता के उत्तर में गांव के सामान्य लोगों की स्वामी भक्ति भी दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा कि गांव तो मालिकों का है, पर कबीर यहीं रहता है, ये कबीर का गांव नहीं है। कबीर की उल्टबाजी में से एक गहरा तत्व भी है कि उसे राजा की सत्ता का कोई भय नहीं, इसलिए वो राजा के आने की खबर पाकर भी स्वयं मिलने के लिए नहीं गया। राजकुमारी जब कबीर से मिलने के लिए उत्सुकता दिखाती है, तो राजा का मुशाहिब गांव का ठाकुर, जो कबीर से परेशान था, कबीर से बदला लेने के लिए कहता है कि आपसे क्या अर्ज करूं अन्नदाता, इस कबीर का दिमाग तो आसमान में चढ़ रहता है, आपके बुलाने पर भी आ जाए तो गनीमत है। यहीं से इसे राजमत और कबीर को अद्वैत समतावादी दृष्टि के बीच टकराहट का आभास मिलने लगता है। वे ठाकुर को डांटते हैं तो ठाकुर बताता है कि ये पागलपन, कबीर तो भगवान की भी नहीं सुनता। राजकुमारी राजमहल के भीतर के ऊब भरे जीवन की निस्सारता को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए कबीर के इस हट से उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। लेकिन उसे लगा कि यदि उसके पिता का अहंकार उदित हो गया तो कबीर से मिलने का मौका भी चला जाएगा। तो कहानी में हमें राजकुमारी की चतुराई कदम कदम पर दिखती है। कहते भी है कि जो गुलाम होते हैं वो अपनी इच्छा पूर्ति की राह बुद्धि चातुर्य के बल पर ही खोज सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारी लोक कथाओं में ऐसे कैरेक्टर मिल जाते हैं जो अपनी सारी पूंजी, उनका बुद्धि चातुर्य ही होता है। शायद यही कारण है कि हिंदी उपन्यास जो देवकी नंदन खत्री के जो इस तरह से तिलस्मी अय्यारी उपन्यास जो लिखे थे, जो शारीरिक बल अथवा सत्ता की शक्ति के मुकाबले अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पर ही तमाम परेशानियों का हल कर लेते थे। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की ये एक लोकप्रियता का बड़ा ही कारण है। चतुर राजकुमारी राजा से अपना काम निकालने के लिए कहती है कि आपके मुंह से ही तो मैंने सीखी कि ये बात सुनी थी कि कलाकारों की आदतें कुछ सन की होती है, उनकी कद्र तो जानने वाला ही जानता है। बेहद कम पात्रों के द्वारा लिखी गई ये कहानी में मनोभावों का उतार चढ़ाव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हमें राजा कबीर, राजकुमारी और ठाकुर के बीच चलने वाली बातचीत को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। राजकुमारी की बात सुनकर राजा का चढ़ता हुआ गुस्सा उतर जाता है, तो कहानीकार ऐसी स्थिति में लोक जीवन का निरीक्षण उत्पन्न करने में उत्प्रेक्षा की ज्वारा जो है यहाँ पर दिखाया गया है। उबलते दूध पर मानो ठंडे पानी का छींटा डाल दिया गया हो। राजमत में टकराव दिखाया गया राजा के द्वारा, और अन्य कहानी कथा को भी इसमें लोक तत्व की शैली अपनाई गई है। विभिन्न मनोभावों का चित्रण किया गया। एक तरह से नाटकीयता जो है इस कहानी में एक अलग सी विशेषता रही है। तो विजयदान देता कि ये जो कहानी है इसके माध्यम से
राजसत्ता और कबीर के माध्यम से एक सामान्य मनुष्य के मूल्यों की टकराहट हमारे सामने आती है। ये कहानी राजा और उसकी बेटी के परस्पर बातचीत और उसके मनोभाव का घात और प्रतिघात ही समझी जा सकती है। जनता के मूल्यों की विजय की आकांक्षा जो लोक चेतना में दबी हुई है, उसे ये कहानी पौराणिक समय में पूरा हो रही दिखाई देती है। इस तरह से जो है जो कबीर कहानी में बताया गया है, जो उसके व्यक्तित्व, कबीर के एक सच्चे कलाकार और स्वाभिमान की झलक मिलती है। ये जो है आज का खंड यहीं पर समाप्त होता है। MSD 12 का खंड 3। कल की आपकी आखिरी क्लास रहेगी MSD 12 का खंड 4। आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली क्लास में और 4 कहानियाँ भारतीय भाषाओं की और 4 कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तोबा टेक सिंह उर्दू की कहानी, अपना अपना कच्छ पंजाबी कहानी, जवाबी कार्ड कश्मीरी कहानी और 5 पत्र मैथिली कहानी की हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल की क्लास में 2:30 पर कल की क्लास होगी 2:30 बजे, तो 2:30 बजे फिर मिलते हैं कल। ठीक है।